नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महादेव लॉ क्लासेस में। आज हम इस वीडियो के अंदर एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जो विषय है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 उसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में अपने पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपका एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का विषय है। तो इसके अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन सभी को अपने पूरा करेंगे और उनको विस्तार से अच्छे से आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि संविदा क्या है। तो अपने भारतीय संविदा अधिनियम पढ़ रहे हैं तो अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संविदा आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसकी एक डेफिनेशन क्या है और किन किन जूरिस्ट ने उनको किस किस परिभाषा से डिफाइन किया है। तो संविदा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की जो धारा 2J है उसके अंदर संविदा की परिभाषा दी हुई है। आपको ये लाइन बहुत ही ज़रूरी याद रखनी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्ट के अंदर संविदा की परिभाषा किस सेक्शन के अंदर दी हुई है। तो लगभग ऐसा होता है कि जो एक्ट का सेक्शन 2 होता है उसके अंदर ही लगभग सभी शब्दों की परिभाषा दी हुई होती है। जैसे बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, तो उसके भी सेक्शन 2 के अंदर सभी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनकी परिभाषा दी हुई है। उसी प्रकार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंदर धारा 2J के अंदर संविदा की परिभाषा दी हुई है। इसके अनुसार संविदा क्या होती है? वह करार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो, संविदा कहलाती है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वह करार जो कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, मतलब अपने उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, करार कहलाता है। मतलब समझ में आ गया आपको। इसके बाद में जो अलग अलग विधिवेताओं ने अपने विवेक के अनुसार संविदा की अलग अलग परिभाषा दी हुई है। तो सबसे पहले जो मुल्ला है उन्होंने कहा है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार या वचन क्या है? संविदा है। तो जो हर एक एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट एंड वचन यानी कि प्रोमिस, ये क्या है? संविदा है। तो आपको ये याद रखने के लिए दो शब्द याद रखने, एक तो करार और एक वचन। ये दो किसने कहा है? मुल्ला ने कहा है। आपको इस तरह से याद करना है इसको। लेकिन ये परिभाषा क्या है आपको जैसी इसके अंदर लिखी है वैसी की वैसी याद करनी पड़ेगी। इसके अंदर अपने कोई भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में सामान्य ने कहा है कि संविदा ऐसा करार है जो पक्षकारों के बीच दायित्वों का सृजन करता है और उन्हें परिभाषित करता है। मतलब कि जो पक्षकार, संविदा के लिए दो पक्षकार होने चाहिए, तो इसलिए इसने पक्षकारों के बीच का है। तो जो दो पक्षकार आपस में संविदा करते हैं उनके बीच में जो दायित्व होते हैं उनको ये परिभाषित करती है। ठीक है। उसके बाद में सर विलियम एंसन का है कि संविदा से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में एक करार होता है जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय है और जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने या करने से रोकने के लिए उसको अधिकार अर्जित कर लेता है या कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, संविदा कहलाता है। इसके बाद में इसका एक प्रसिद्ध केस है श्रीमती मंजू आरा बेगम बनाम स्टेट ऑफ मेघालय। इसके अंदर संविदा की परिभाषा दी है कोर्ट ने। यह कहा है कि संविदा से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बिना किसी परपीड़न एवं असमयक असर के तथा विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किए गए करार से है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर असमयक असर क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपके भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंदर सेक्शन 16 के अंदर डिफाइन किया गया है। इसको आसान भाषा में समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी अनुबंध में, इस अनुबंध मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस कारण से सहमत हो जाता है कि दूसरा कोई व्यक्ति उस पर मानसिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक दबाव डालता है, तो कहा जाता है कि अनुबंध असमयक असर के लिए कारण किया गया है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे डॉक्टर मरीज और गुरु शिष्य, माता पिता संतान, पति पत्नी, ये एक ऐसी स्थिति है जो असमयक असर को दर्शाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे
धार्मिक गुरु के प्रभाव में एक महिला ने अपनी संपत्ति को दान कर दी। मतलब कि एक गुरु थे और उनसे धार्मिक प्रभाव हो गया एक महिला को। ठीक है, जैसे गुरु के प्रति अपने गुरु का ऐसा प्रभाव हो गया कि वो महिला अपनी सारी की सारी संपत्ति गुरु को दान कर दी। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण ये है कि गुरु ने शिष्य से स्वर्ग प्राप्ति के नाम पर सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। मतलब गुरु ने कहा शिष्य को कि मैं तुमको स्वर्ग की प्राप्ति करवा दूंगा। तो जो शिष्य है वो क्या है, उसके प्रभाव में आ गया। तो प्रभाव में आके शिष्य ने अपनी सारी की सारी संपत्ति गुरु के नाम कर दी। तो ये क्या है, असामयिक असर है। मतलब किसी के प्रभाव में आके अगर कोई ऐसा कार्य करता है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो असामयिक असर कहलाता है। तो इसकी एक शर्त भी है कि जो असामयिक असर है वो शून्य करणीय है। मतलब कि जैसे अपने गुरु को संपत्ति दान कर दी, ठीक है, तो एक ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अपने चाहें तो वो संपत्ति वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक शून्य करणीय संविदा है। मतलब ये जब तक अपनी संपत्ति नहीं लेते उनसे तब तक को तो वो एक वैलिड है, और जब अपने चाहें कि उससे अपने वापस ले ले तो ये शून्य करणीय बन जाता है। तो मतलब अपनी संपत्ति वापस भी ले सकते हैं अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो। इसके बाद में अपने संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो संविदा करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, ये मैं आपको बताता हूं कि संविदा के लिए सबसे पहले दो पक्षकार होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो तत्व है वो है दो पक्षकार होना चाहिए। दूसरा है उन दो पक्षकारों के बीच में एक करार होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे एक एक पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। सबसे पहले दो पक्षकार होने चाहिए, फिर उनके बीच में एक करार होना चाहिए, फिर जो पक्षकार है वो संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए और वयस्क होने चाहिए। मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या अवयस्क द्वारा संविदा की गई संविदा वैलिड होती है, तो वो आंसर है नहीं। तो जो अवयस्क व्यक्ति संविदा करता है वो वैलिड नहीं होती, क्योंकि इस शर्त के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनका वयस्क होना चाहिए और साथ में स्वशिक्षित होना चाहिए। मतलब कि उनके अंदर पागलपन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपना तत्व है वो है उनकी स्वतंत्र कंसेंट, यानी फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। मतलब किसी भी पक्षकार पर किसी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी दबाव में आके वो अपनी परमिशन नहीं दे। ठीक है, मतलब उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। उसके बाद में आता है संविदा का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, और जो प्रतिफल कंसिडरेशन है वो दोनों लॉफुल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पांचवा अपना है संविदा का उद्देश्य और प्रतिफल अनैतिक और लोकनीति के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। ठीक है, संविदा को अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके संविदा के आवश्यक तत्व है। उसके बाद में आते हैं संविदा कितनी प्रकार की होती है। तो आपको बता दें संविदा इसके अंदर 9 प्रकार की दी हुई है। सबसे आसान भाषा में अपने समझते हैं अभिव्यक्त संविदा क्या होती है। अभिव्यक्त संविदा, जब संविदा के प्रस्ताव और स्वीकृति को शब्दों द्वारा या फिर ओरल रूप से प्रकट किया जाए तो वो अभिव्यक्त संविदा कहलाती है, जिसके अंदर जो संविदा की जो शर्तें हैं या तो वो बोले जाए या फिर वो लिखित में की जाए। ठीक है, तो वो अभिव्यक्त संविदा कहलाती है। उदाहरण के लिए अपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लिखित के अंदर कर सकते हैं, तो वो अभिव्यक्त संविदा कहलाती है। उसके बाद में दूसरी है विवक्षित संविदा, ऐसी संविदा जो शब्दों से नहीं बल्कि पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से बनती है। पक्षकारों के कार्य, आचरण, व्यवहार से प्रकट होती है, वह विवक्षित संविदा कहलाती है। उदाहरण के लिए जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो जो टैक्सी चलाने वाला होता है और जो यात्री होता है उन दोनों के बीच में एक संविदा हो जाती है। संविदा इस तरह से हो जाती है कि आप टैक्सी के अंदर बैठ गए, चालक आपको आपके गंतव्य स्थान पे लेके जा रहा है, तो संविदा ये हो गई कि आप उस टैक्सी वाले को किराया दोगे, तो एक ये संविदा है। ठीक है, उसी प्रकार बस के अंदर ये सेम कंसेप्ट लागू होता है। तो ये विवक्षित संविदा होती है जिसमें पक्षकारों के कार्य, अब आपको पता है कि जो टैक्सी वाला चालक है उसका कार्य है आपको आपके स्थान पे पहुंचाना, तो एक ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको सिर्फ देखने से ही पता चल गया, आपने उससे पूछा नहीं आपको किसी ने बताया, आपने सिर्फ उसको देखा, आप जो वो कार्य कर रहा है उसको आपने देखा
और उसके आचरण से आपको पता चल गया कि ठीक है ये टैक्सी चालक है, तो ये मेरे को मेरे गंतव्य स्थान पे पहुंचा देगा, तो आपके बीच में एक बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये है विवक्षित संविदा। उसके बाद में आती है अन्वयिक संविदा। ऐसी संविदा ये वास्तव में संविदा नहीं होती, लेकिन जो कोर्ट है वो न्याय और समानता, जस्टिस एंड इक्वलिटी के आधार पर इसको लागू कर सकती है। मतलब ऐसी संविदा जिनमें पक्षकारों का आशय संविदा करने का नहीं होता, मतलब पक्षकार नहीं चाहते कि हम संविदा करें, लेकिन अनुमान होता है, ये अनुमान करती है, ठीक है, तो वो आणविक संविदा कहलाती है। मतलब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गलती से दूसरे व्यक्ति को पैसा दे दे और उसे दूसरा व्यक्ति उसे लौटाने का दायित्व रखता है, मतलब मैंने आपको 5,000 रुपये गलती से ट्रांसफर कर दिए, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसको वापस मेरे पास रिफंड कर दे, तो ये एक आणविक संविदा है, ठीक है। उसके बाद में चौथी है समाश्रित संविदा। ऐसी संविदा जो किसी घटना के घटने या न घटने पर किसी कार्य को करने या न करने की संविदा को समाश्रित संविदा कहलाते हैं। वह संविदा जो भविष्य की अनिश्चित घटना पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए जैसे अपने बीमा करवाते हैं, ठीक है, तो उसको बीमा संविदा बोलते हैं। मतलब अब आपने लाइफ बीमा करवाया है, ठीक है, तो आपका लाइफ बीमा कब काम आएगा, जो जब आपकी डेथ होगी, मतलब एक घटना घटेगी उसके बाद में वो कंपनी आपको भुगतान देगी। आपकी डेथ होगी या आपका जीवन बीमा के अंदर जो भी शर्त है वो पूरी होगी, तब आपको वो कंपनी भुगतान करेगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं समाश्रित संविदा। उसके बाद में नेक्स्ट 5वीं संविदा आती है मध्यम तौर की संविदा। ऐसी संविदा जो जिसमें दो पक्ष किसी भविष्य के अनिश्चित घटना पर पैसा या लाभ लगाने की शर्त रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी जो भाषा है वो थोड़ी कठिन है, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। जिसके अंदर दो पक्षकार होते हैं और वो भविष्य की कोई घटना पे जो घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है, उस पे क्या है पैसा लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, तो अगर भारत जीतेगा तो मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, तो ये एक अनिश्चित घटना है, भारत जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है, तो उसको कहते हैं मध्यम तौर की संविदा। उसके बाद में संविदा क्लब, ये क्या होती है, जब तीसरा व्यक्ति वचन देता है, अगर देनदार अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे तो वह खुद पूरी कर देगा। मतलब जैसे दो पक्षकारों के बीच में पैसों का लेन देन होता है, तो तीसरा पक्षकार उसकी क्या है गारंटी लेता है कि अगर ये बंदा पैसा नहीं देगा तो तेरे पैसे मैं लौटाऊंगा, ठीक है। मतलब तीसरा व्यक्ति क्या है एक गारंटर के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे बैंक से अपने ऋण लेते हैं तो वहाँ पे एक गारंटर चाहिए होता है कि जो व्यक्ति ऋण ले रहा है मेरे से, अगर वो पैसा नहीं देगा तो इसकी जगह आप जो गारंटर बन रहे हो इसके, तो आप मेरे को पैसे लौटाओगे, तो ये है एक संविदा क्लब। उसके बाद में नेक्स्ट अपनी आती है अवैध संविदा। अवैध संविदा ऐसी संविदा, नाम से पता चलता है इनलीगल संविदा, तो जो कानून द्वारा इनलीगल है, प्रतिषिद्ध है, तो वो अवैध संविदा कहलाती है। इसके अंदर दिया हुआ है जिसका उद्देश्य एवं प्रतिफल संविदा अधिनियम की धारा 23 को यथावर्णित अवैध, अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध में है, अवैध संविदा कहलाती है। जैसे कि उदाहरण दे दूं आपको, मादक पदार्थों की तस्करी का अनुबंध। अगर कोई व्यक्ति मादक पदार्थ जो भी अपने बैन किए हुए पदार्थ हैं उनकी अगर वो तस्करी करता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो अवैध है। उसके बाद में अपनी आती है शून्य संविदा। अधिनियम की जो धारा 2(6) है उसके अनुसार वह करार जो विधि परिवर्तनीय न हो शून्य कहलाता है। इसका एक उदाहरण देते हैं, नाबालिग के साथ में किया गया संविदा। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो अवयस्क व्यक्ति है उसके साथ में अगर कोई संविदा करती है तो वो अवैध होती है, वॉइड होती है, ठीक है, तो ये शून्य संविदा कहलाती है। उसके बाद में आता है शून्यकरणीय संविदा। तो जो प्रारंभ के अंदर तो वैध होता है, लेकिन बाद में अगर किसी पक्षकार की जो सहमति है वो दोषपूर्ण हो जाती है, जैसे धोखा या फिर अक्षम्य अक्सर के अंदर दी गई है, तो वह पक्षकार इसको रद्द करवा सकता है, वो होती है शून्यकरणीय संविदा। मैंने आपको जब असमय अवसर बताया था तो उसके अंदर बताया था कि ये एक शून्यकरणीय संविदा है। मतलब ये जो संविदा है वो प्रारंभ के अंदर तो वैध होती है, लेकिन बाद में ये जो संविदा है वो अवैध हो सकती है, इसको अपने शून्यकरणीय करवा सकते हैं। जैसे किसी के दबाव में अगर कोई संविदा करते हैं तो वो शून्यकरणीय संविदा होती है।
इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है शून्य एवं शून्यकरणीय संविदा के अंदर अंतर क्या होता है। जैसा अभी आपने शून्य और शून्यकरणीय संविदा के बारे में पढ़ा था, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर तो वैसे ही स्पष्ट हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। शून्य और शून्यकरणीय संविदा के अंदर ये अंतर होता है कि जो शून्य संविदा है वो तो अनुबंध जो प्रारंभ से ही या बाद में पूरी तरह अमान्य हो जाता है, तो वो शून्य होता है। जो मतलब शुरू से ही वॉइड होता है, वो उसको शून्य संविदा कहते हैं। ठीक है, अवैध होता है। शून्यकरणीय संविदा ऐसा होता है कि जो शुरू के अंदर तो वैध होता है, लेकिन बाद के अंदर इसको अपने अवैध या फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो वो शून्यकरणीय संविदा होती है। ठीक है, जब कोई करार विदित अपरिवर्तनीय होता है वो शून्य कहलाता है, जिसको अपने कोर्ट के अंदर फोर्स नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, वो शून्य संविदा होती है। और जिसके अंदर पीड़ित पक्षकार है वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको कोर्ट के अंदर केस कर सकती है। परिवर्तनीय है तो या अपरिवर्तनीय है तो वो शून्यकरणीय संविदा होती है। शून्य संविदा तब तक वैध बनी रहती है जब तक वह परिवर्तनीय होने से निवारित नहीं हो जाती है, जबकि शून्यकरणीय संविदा तब तक वैध बनी रहती है जब तक पीड़ित पक्षकार उसको शून्य घोषित नहीं करवा दे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनके बीच में थोड़ा सा अंतर है। उदाहरण देता हूँ आपको एक, उससे आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। शून्य संविदा का उदाहरण है, ए और बी ने चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो जो चोरी करना है वो क्या एक अपराध है, और उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, अपने दोनों मिलके चोरी को अंजाम देंगे। तो एक ये क्या है, वॉइड है, मतलब इनलीगल है और शून्य भी है। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं शून्यकरणीय संविदा का उदाहरण। जैसे ए ने बी से बंदूक दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। ठीक है, मतलब ए है वो बी को डरा धमका कर ये जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, अनुबंध करवा लिया, तो ये क्या है, शून्यकरणीय है। मतलब बी चाहे तो वो उसको रद्द करवा सकता है। आसान शब्दों में सीधा सा बता दूं, शून्य संविदा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो शुरू से ही मरा होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो शुरू के अंदर तो जीवित है, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है वो चाहे तो उसको मार सकता है। ये छोटा सा उदाहरण है जो आपको इनके अंदर अंतर स्पष्ट करेगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सभी संविदा करार होते हैं परंतु सभी करार संविदा नहीं होती है। ये पांचवा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि करार क्या होता है और संविदा क्या होता है। बता दूं, ये जो भारतीय संविदा अधिनियम है 1872 है, उसकी ये मूलभूत नींव है। ये जो सभी संविदा करार होते हैं परंतु सभी करार संविदा नहीं होती, ये जो एक टर्म है वो इस एक्ट की मूलभूत नींव है। ठीक है, तो सब आसान भाषा में समझते हैं करार क्या होता है। तो आपको जानना जरूरी है, करार जब दो या दो से अधिक पक्ष किसी बात पर सहमत हो जाते हैं तो उसको करार बोल देते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2E के अंदर दी हुई है, और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वचन और प्रत्येक परस्पर वचन का समूह है जो प्रतिपूर्ति यानी कि कंसिडरेशन प्रतिफल के लिए किया गया हो, वो करार कहलाता है। ठीक है, और संविदा क्या होती है, जब करार का कानून द्वारा लागू करने योग्य बना दिया जाए तो वह संविदा कहला जाती है। और इसका जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H के अंदर दी हुई है। ठीक है, जो संविदा अपने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बता दें, थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर दें जिसके अंदर आपको याद हो जाएगा कि हर संविदा में करार होता है और हर करार में संविदा नहीं होती। ये क्यों कहा गया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है इसको। हर संविदा में करार होता है क्योंकि संविदा के लिए करार होना जरूरी है और उसके साथ में उसका परिवर्तनीय होना जरूरी है, मतलब कोर्ट के अंदर इन्फोर्सेबल चैलेंज होना जरूरी है। ऐसा अगर कोई मामला है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अपने कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, तो और उसके साथ में करार होता है, तो वो दोनों मिलके संविदा का निर्माण करते हैं। लेकिन जो करार है वो क्योंकि कुछ ऐसे करार भी होते हैं जो कानून द्वारा मान्य नहीं होते। ठीक है, अगर आगे अपने उदाहरण पढ़ेंगे तो वहाँ आ जाएगा ये करार, लेकिन संविदा नहीं होगी। जैसे कि ए ने बी को ये करार किया है कि वे दोनों साथ बैठकर रात को खाना खाएंगे। ठीक है, अब दोनों के अंदर करार तो हो गया। करार के लिए क्या जरूरी है, दोनों की बीच में एक ऐसा बात को लेके अनुकरार हो जिसके अंदर
दूसरे की सहमति भी प्राप्त हो। ठीक है, तो अब ए ने बी को कह दिया कि अपने शाम को साथ में खाना खाएंगे, तो बी ने कह दिया हाँ ठीक है खा लेंगे, मतलब उसको सहमति प्राप्त हो गई, तो ये एक करार बन गया। लेकिन अगर बी खाना खाने नहीं जाए तो ए कोर्ट में जा सकता है क्या कि हाँ भाई मैंने बी को बोला था कि खाना खाने आना है, लेकिन वो नहीं आया तो मैं इसके खिलाफ में केस कर दूंगा, तो वो नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये उन दोनों के बीच में करार तो हो गया, लेकिन वो कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ में नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो होता है करार। अगर उन दोनों के बीच में संविदा हुई होती, जैसे ए ने बी को 10,000 में अपनी बाइक बेचने पर सहमति प्राप्त कर लेता है, तो बी कहता है कि हाँ ठीक है मैं 10,000 में खरीद लूँगा, तो एक ये करार हो गया, क्योंकि इसके अंदर प्रतिफल भी देता है। देखिए करार के साथ में प्रतिफल भी होना जरूरी है। अब ए ने बी को ये कहा है कि तू मेरी बाइक खरीद ले, तो बी ने कहा ठीक है खरीद लूंगा। अब ए ने उससे क्या है बाइक के 10,000 रुपये मांगे, तो ये जो 10,000 है ना इसको प्रतिफल बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच में करार भी हुआ है और प्रतिफल भी हुआ है, तो दोनों मिलके क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, तो अगर अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, विधि के द्वारा परिवर्तनीय है। आपको देखो ये बार बार ये जो बोल रहा हूँ ना मैं परिवर्तनीय है, इसको इन्फोर्सेबल बोलते हैं, मतलब अपने इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो सभी संविदा करार होते हैं, लेकिन जो करार है वो सभी करार है वो संविदा नहीं होते। क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, करार और संविदा के बीच में अंतर क्या है। इसको अगर आप समझ लोगे अच्छे से तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले परिभाषा याद होनी चाहिए। अगर आप अंतर दे रहे हो किसी भी चीज़ का तो सबसे पहले आप उसकी परिभाषा भी देनी होगी। ठीक है, करार क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बात पे सहमति दे देते हैं तो वो करार हो जाता है। और संविदा क्या होते हैं, जब कोई करार कानून द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाता है तो वह संविदा कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो करार है उसको अपने एक ये वचन होता है, लेकिन इसको अपने अदालत के अंदर लागू नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन जो संविदा है उसके ये जो है ये कोर्ट के अंदर लागू होता है, यानी कि इन्फोर्सेबल है। ठीक है, अब इसके तत्व क्या हैं, करार के क्या तत्व है, करार के अंदर केवल प्रस्ताव यानी ऑफर देते हैं और स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है, करार के अंदर मैंने आपको खाने पे बुलाया और आपने कह दिया हाँ ठीक है आ जाऊँगा, बस इतना ही होता है। लेकिन संविदा के अंदर क्या होता है, संविदा के अंदर मैं आपको प्रस्ताव भी करूंगा, आप स्वीकृति भी दोगे और साथ में आप मेरे को प्रतिफल भी दोगे। मैंने कहा आप मेरा मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, आपने कहा हाँ ठीक है खरीद लूंगा, और बदले में क्या दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, तो साथ में ये 10,000 प्रतिफल भी हो गया, तो वो बन गया संविदा। ये इनके बीच में अंतर है। उसके बाद में सातवां प्रश्न आता है कि प्रस्ताव क्या होता है। ये अब बार बार अपने नाम ले रहे हैं, प्रस्ताव। प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल या फिर इसको बोलते हैं ऑफर। ठीक है, प्रस्ताव किसी को पेशकश करना कि वह मेरी शर्तों को माने कि मैं कुछ करूँगा या नहीं करूँगा। मतलब मैं आपको एक बात कहता हूँ, ठीक है, और आप उसको मानो या न मानो ये आपकी इच्छा है। मैंने कहा आप मेरी बाइक खरीदो, ये मैंने दे दिया आपको प्रस्ताव। आपने या तो इसका उत्तर आप हाँ में कहोगे या फिर ना में कहोगे। आप इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि ए बी से कहता है कि मैं अपनी किताब आपको 500 रुपये में दे दूं, तो ए ने ये क्या किया है, प्रस्ताव किया है। ठीक है, बी इसकी स्वीकृति दे या न दे उसकी इच्छा है। दूसरा है अगर तुम मेरे घर का रंग कर दो तो मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा, तो ये भी क्या एक प्रस्ताव है। तो प्रस्ताव मतलब जो भी प्रपोजल तो आप समझते ही हो, बस प्रपोजल को ही हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ तत्व हैं, जैसे इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तो प्रस्तावक किसी कार्य को करने के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। ठीक है, और दूसरे की सहमति प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये इसका तत्व है। उसके बाद में आपका आता है प्रस्ताव के लिए आवश्यक तत्व। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि जो प्रस्ताव है वो किसी कार्य को करने या न करने के लिए अपनी इच्छा या रजामंदी प्रकट करनी चाहिए। ठीक है, और जो ऐसी रजामंदी है वो किसी अन्य व्यक्ति को इस आशय से की जानी चाहिए कि वह उसको अनुमति प्रदान करेगा। ठीक है, और ऐसी रजामंदी प्राप्तकर्ता प्रस्तावकर्ता द्वारा अन्य व्यक्ति यानी स्वीकृतिदाता को संज्ञापित की जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है क्रॉस प्रस्ताव। क्या होता है क्रॉस प्रस्ताव, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब दो व्यक्ति एक ही समय पर एक दूसरे को समान शर्तों पर प्रस्ताव देते हैं, ये प्रस्ताव आपस में मिलकर स्वीकृति नहीं मनाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे ए बी को पत्र लिखता है
कि मैं अपनी किताब तुमको 500 रुपये में बेचूंगा, और उसी दिन बी भी लिख देता है मैं तुम्हारी किताब को 500 रुपये में खरीदूंगा, ये क्रॉस ऑफर है। मतलब अभी तक ये अनुबंध नहीं मिला, मतलब सामने से भी प्रस्ताव आ जाता है और आप भी प्रस्ताव दे देते हो, ठीक है। समान शर्तें हैं दोनों के अंदर। ए को पता नहीं है कि बी मुझे पत्र लिख रहा है, और बी को पता नहीं है कि ए मुझे पत्र लिख रहा है। मतलब मैंने आपको सामने से ये कहा है कि मैं आपकी किताब 500 रुपये में खरीदूंगा, ठीक है, या फिर मैं अपनी किताब आपको 500 रुपये में बेचूंगा, और आपने ये कह दिया कि मैं आपकी किताब 500 रुपये में खरीद लूँगा। मतलब दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, समान शर्तें हैं, तो मैंने भी आपको प्रस्ताव किया और आपने भी मुझे प्रस्ताव किया, ये कह जाता है क्रॉस प्रस्ताव, ठीक है। कहने का मतलब इतना ही है कि मेरे को जानकारी नहीं है कि आप मेरे को प्रस्ताव कर रहे हो, और आपको भी जानकारी नहीं है कि मैं आपको प्रस्ताव कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अपने एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है क्रॉस प्रस्ताव। उसके बाद में आता है प्रति प्रस्ताव, ठीक है, काउंटर प्रपोजल। प्रति प्रस्ताव क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तें ज्यों का त्यों स्वीकार न करके उसमें बदलाव करके नया प्रस्ताव दे देता है तो उसको प्रति प्रस्ताव यानी काउंटर ऑफर कहते हैं, ठीक है। मतलब ए कहता है कि मैं अपनी गाड़ी आपको 1 लाख में बेचूंगा, तो बी कहता है नहीं मैं इसको 90,000 में खरीदूंगा। तो बी ने यहाँ क्या कर दिया, जो ए का प्रस्ताव है उसको ठुकरा के अपना नया प्रस्ताव दे दिया, तो इसको बोलते हैं प्रति प्रस्ताव, यानी कि प्रस्ताव के ऊपर प्रस्ताव, ठीक है। मैंने कहा कि मैं आपको एक मेरी घड़ी है वो आपको 1,000 में बेचूंगा, तो आपने कहा नहीं मैं आपकी घड़ी 900 रुपये में लूँगा, तो मैंने आपको प्रस्ताव दिया और आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया और आपने अपना नया प्रस्ताव दे दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रति प्रस्ताव। उसके बाद में आपका आता है सामान्य एवं विशिष्ट प्रस्ताव क्या होता है। तो सामान्य प्रस्ताव जो जनरल एंड स्पेसिफिक प्रपोजल आपको बताता हूँ। सामान्य प्रस्ताव होता है जब प्रस्ताव पूरे जगत यानी कि पब्लिक को दिया जाता है, ठीक है, तो वो होता है सामान्य प्रस्ताव। जब कोई भी व्यक्ति शर्तें पूरी करके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, इसके अंदर ये होता है। जैसे एक इसके अंदर केस भी है, वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बेल कंपनी, 1893 का केस है, जिसके अंदर कंपनी ने अखबार में ये घोषणा कर दी कि उनकी दवा खाने पर भी फ्लू हो गया तो 1,000 रुपये देंगे, ये सामान्य प्रस्ताव है, ठीक है। जैसे कोई भी औपचारिक मैं घोषणा कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं खो गया है, ठीक है, तो मैं उसकी फ़ोटो चिपका के नीचे लिख देता हूँ ये अगर कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को ढूंढ के लाएगा तो मैं उसको 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो ये मैं किसी स्पेशल बंदे को नहीं प्रस्ताव कर रहा बल्कि पूरी दुनिया को कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करके मतलब उस बंदे को ढूंढ के मेरे से 10,000 रुपये प्राप्त कर सकता है, ठीक है। मैंने उस स्पेशल बंदे को तो नहीं कहा, मैंने पूरी दुनिया को कहा, तो ये है एक सामान्य प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद में विशेष प्रस्ताव क्या होता है, जब प्रस्ताव किसी विशेष व्यक्ति या समूह को किया जाए केवल वही व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है, ठीक है। सामान्य प्रस्ताव के अंदर तो मैं पूरी दुनिया को प्रस्ताव कर रहा हूँ, ठीक है, औपचारिक घोषणा करके, और यहाँ पे विशेष प्रस्ताव के अंदर क्या है, मैं सिर्फ एक ही बंदे को यहाँ पे प्रस्ताव कर रहा हूँ। जैसे ए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जो गाड़ी है वो 5 लाख में बेचूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ बी को ही प्रस्ताव कर रहा हूँ, किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्ताव नहीं कर रहा, तो ये होता है स्पेशल प्रपोजल। उसके बाद में अपना आता है 12वां क्वेश्चन, वो है स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस। स्वीकृति को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंदर जो सेक्शन 2 है उसके ब भाग में इसको परिभाषित किया गया है। वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया गया हो और वो प्रस्तावक की इच्छा के अनुसार अपनी सहमति प्रकट करता है, और ये जो सहमति है वो स्वीकृति कहलाती है। मतलब कि मैंने आपको प्रस्ताव किया और आपने उसको स्वीकार कर लिया, वो क्या है, स्वीकृति है। यानी जब कोई व्यक्ति ये कह देता है कि हाँ मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, तो वो क्या है, स्वीकृति है। उदाहरण के लिए ए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी किताब 500 रुपये में बेचूंगा, बी कहता है ठीक है मैं इसको खरीद लूँगा, तो ये क्या है, स्वीकृति है। दूसरा उदाहरण, ए कहता है कि मैं अपना जो किराए का मकान है वो 10,000 पे दूंगा, तो बी कहता है कि हाँ ठीक है मैं ये किराया दे दूंगा आपको, तो ये क्या है, स्वीकृति है, ठीक है। तो बस स्वीकृति की इतनी सी परिभाषा है। उसके बाद में स्वीकृति के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। स्वीकृति के आवश्यक तत्व है कि जो स्वीकृति है वो स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, समय पर देनी चाहिए। मतलब कि मैंने आपको आज प्रपोज किया, ठीक है, आपको प्रपोजल दिया, प्रस्ताव किया, लेकिन आप उसका उत्तर 3 महीने बाद दे रहे हैं, तो ये
ये क्या है, समय पे नहीं है। आज मैंने आपको अगर प्रस्ताव किया है तो आप 2-3 दिन के अंदर उसकी स्वीकृति दे सकते हो, ठीक है, मतलब समय पर आप दे सकते हो। अगर आप समय के बाद में स्वीकृति देते हो तो वो क्या है, वैलिड नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में जो स्वीकृति है वो मूल प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार ही होनी चाहिए, आप उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और स्वीकृति देने के बाद में आप मेरी को उसका क्या है, रिप्लाई ज़रूर दोगे, ठीक है। मैंने आपको जो प्रस्ताव किया है आप उसको स्वीकार करके मेरे को ये स्वीकृति लेटर भी दोगे, ठीक है, कि हाँ मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका 14 क्वेश्चन, वो है प्रस्ताव की सूचना कब पूर्ण हो जाती है। एक इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या चुप रहना, मतलब मैंने आपसे कुछ बात पूछी, आपको प्रस्ताव किया, लेकिन आपने उसका उत्तर नहीं दिया, आपने सिर्फ चुप रहा, तो सिर्फ चुप रहना स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ स्पष्ट रूप से मान लेना, या फिर चाहे मौखिक हो या फिर लिखित हो, तो आचरण से अपने उसको स्वीकृति का अर्थ यस मान लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर ए बी से कहे कि अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, ठीक है, तो बी चुप रह जाता है, तो ये वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। मतलब ए ने कहा है कि अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, तो बी चुप रह जाता है, तो ये वैध स्वीकृति नहीं होती। लेकिन इसके अपवाद भी है कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर चुप्पी को भी स्वीकृति मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए ए हर महीने बी को सामान भेजता है और बी हमेशा बिना कुछ कहे उस सामान का भुगतान कर देता है। यदि अगली बार ए सामान भेजे और बी चुप रहे, मतलब उसको भुगतान न करे, तो परिस्थितियों के आधार पर उसकी चुप्पी को स्वीकृति माना जाएगा, ठीक है। मतलब यही समझा जाएगा कि उसने ये सामान एक्सेप्ट कर लिया है और वो उसका भुगतान करेगा, ठीक है। तो ये होती है स्वीकृति। उसके बाद में आपका आता है क्वेश्चन, प्रस्ताव की संसूचना कब पूर्ण हो जाती है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में उसका जो सेक्शन 4 है उसके अंदर ये बात स्पष्ट की गई है कि प्रस्ताव की संसूचना यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब होता है, जब प्रस्तावक यानी कि ऑफरर जो प्रस्ताव करता है अपना प्रस्ताव उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है जिसे दिया गया है, तब प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण मानी जाती है। मतलब कि मैंने आपको, जैसे कि मैं आपको प्रस्ताव देना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने आपको प्रस्ताव दिया और जैसे ही आपके पास प्रस्ताव पहुँच गया तो ये माना जाएगा कि प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण हो गई है, ठीक है। उसके बाद में आता है स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण हो जाती है। स्वीकृति की सूचना, इसका भी जो है भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा 4 है उसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है। तो जो स्वीकृति की सूचना है वह दो दृष्टिकोणों से आपको समझना है, एक तो प्रस्तावक के विरुद्ध और दूसरा है स्वीकारकर्ता के विरुद्ध, ठीक है। तो प्रस्तावक के विरुद्ध कब पूर्ण होती है, स्वीकृति उस समय पूर्ण हो जाती है जब स्वीकारकर्ता ने स्वीकृति पत्र या फिर संदेश को भेज दिया है, भले ही वह प्रस्ताव तक पहुंचे या न पहुंचे। उदाहरण के लिए ए ने बी को प्रस्ताव भेजा, ठीक है, बी ने 5 सितंबर को डाक से स्वीकृति पत्र भेज दिया, पत्र 8 सितंबर को ए के पास पहुंचा, तो ए के विरुद्ध जो स्वीकृति है वो तो 5 सितंबर को पूर्ण मानी जाएगी, ठीक है, और बी के विरुद्ध में 8 सितंबर के को मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आते हैं स्वीकारकर्ता के विरुद्ध ये संसूचना कब पूर्ण हो जाती है। तो स्वीकृति तब पूर्ण होती है जब प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। मतलब ऊपर वाले उदाहरण के अंदर बी के विरुद्ध स्वीकृति है वो 8 सितंबर को पूर्ण होगी क्योंकि ए के पास जो पत्र है वो 8 सितंबर को पहुंचा है। तो आपको थोड़ा सा मैं और बढ़िया तरीके से इसके बीच में अंतर स्पष्ट करता हूँ। स्वीकृति है वो दो पक्षकारों के बीच में पूर्ण होती है, एक प्रस्तावक के विरुद्ध यानी कि एक तो भेजने वाले के विरुद्ध और एक होती है स्वीकारकर्ता के विरुद्ध जो उसको स्वीकार करता है। जो भेजने वाला है, जो प्रस्तावक है, उसके विरुद्ध कब होगी, जब स्वीकारकर्ता ने स्वीकृति भेज दी हो, ठीक है। जब स्वीकार करता है मतलब मैंने आपको आपका प्रपोजल भेजा, ठीक है, और आपने उसको क्या है स्वीकृति भेज दी है, ठीक है, आपने मेरे को स्वीकारकर्ता ने स्वीकृति भेज दी है, तो आपके विरुद्ध प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति पूर्ण हो जाएगी। और स्वीकारकर्ता के विरुद्ध कब होगी, जब प्रस्तावक ने स्वीकृति प्राप्त कर ली है, मतलब मेरे पास पहुंच गई है, तब ये स्वीकारकर्ता के विरुद्ध में स्वीकृति पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अपने भारतीय संविदा अधिनियम के फर्स्ट यूनिट के अंदर संविदा, करार, प्रस्ताव, स्वीकृति और संविदा के प्रकार क्या होते हैं इन सब के बारे में अपने अच्छे से पढ़ा है और आसान भाषा के अंदर समझा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही आसान और क्लियर नोट्स के लिए हमारे चैनल महादेव लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।